नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं किरण मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर सामने दिया होता है। ऐसे में प्रश्न गलत ना होने पाए, इसलिए बार बार प्रश्नों का रिवीजन करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने यह सीरीज शुरू की है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके पहले की हमारी सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि हम हिंदी की भी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, तो अगर आपने इसके पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपके यूपी पुलिस री एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से यह सारी वीडियो रामबाण का काम करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जिन्हें यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो आप उन सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ठीक है, तो टेलीविजन प्रसारणों में जो श्रव्य संकेत हैं वो किस तकनीक से भेजे जाते हैं? तो ऑप्शन ए है आयाम आरोपण, ऑप्शन बी है स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी है आवृत्ति आरोपण और ऑप्शन डी है समय विस्तार गुणन। तो इसमें कौन सा सही है श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए? तो ऑप्शन सी सही है, आवृत्ति आरोपण। ठीक है ना, आवृत्ति आरोपण के द्वारा टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आयाम मॉड्यूलम। ठीक है, तो वीडियो जो प्रेषित करने की तकनीक है वो है आयाम मॉड्यूलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की जो तकनीक है वो है आवृत्ति मॉड्यूलन। अब आप समझ गए, वीडियो भेजने के लिए आयाम मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है और श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 126 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 139। तो किसके तहत न्यायालयों की संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है न्यायालयों द्वारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है ना, चलिए अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि न्यायालयों द्वारा, न्यायालय 122 में क्या कहते हैं कि संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 122 में है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? या तो इन्हें शुद्धाद्वैत भी कह सकते हैं। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है माधवाचार्य ने, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी है श्रीकांताचार्य ने और ऑप्शन डी है रामानुजन ने। तो बताइए किसने किया था शुद्ध अद्वैतवाद? तो देखिए, रामानुजन ने क्या किया था, ये किए थे विशिष्टाद्वैत। ठीक है ना, ये विशिष्टाद्वैत किए थे। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत क्या किया था, शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। जो वल्लभाचार्य का दर्शन है उसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, श्री वल्लभाचार्य सोमाय जी कुल के तैलंग
ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत या शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ठीक है ना, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? इसे जो है नार्म भी कहा जाता है, NAAREM। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हैदराबाद में। ठीक है ना दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और आखिरी में उन आंसर को जोड़ के आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी की दिशा क्या है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, इसे नार्म कहते हैं। कभी कभी सिर्फ नार्म दे देता है और प्रश्न पूछ लेता है कि नार्म क्या है। तो नार्म जो है यही है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। यूपी पुलिस के लिए इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो नार्म कहाँ स्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? कौन सा जलडमरू मध्य है? लोमबोक। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है बाली एवं लोमबोक, ऑप्शन बी है लोमबोक एवं संभावा, ऑप्शन सी है संभावा एवं जावा, ऑप्शन सी है जावा एवं बाली। तो बताइए, ये जो है लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच है? ये है बाली एवं लोमबोक के बीच में। ठीक है ना, ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो चलिए देखते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोमबोक द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है ना। कौन सा जलडमरू मध्य? लोमबोक जलडमरू मध्य। ठीक है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि लोमबोक जलडमरू मध्य किन किन सागरों को जोड़ता है? तो यह जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है रेबीज, ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं इसे। तो कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो हो जाएगा, देखिए ये भी वायरस से होता है, ये रेबीज वायरस भी होता है, पोलियो वायरस भी होता है। तो विषाणु से होने वाला न रोग ये बैक्टीरिया से होता है क्षय रोग। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। देखिए पोलियो जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। ठीक है ना। रेबीज एवं खसरा भी विषाणु जन्य रोग हैं, जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, नामक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, बाकी अन्य जो रोग दिए हैं वो वायरस से होते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन नदी तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है भद्रावती। तो इसमें कौन है जो नदी तट पर स्थित नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन ए भिलाई जो है, भिलाई किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, बाकी तीनों इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तीनों इस्पात संयंत्र किन नदियों के किनारे हैं उनको सर्च करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है इसमें।
8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है केंद्रीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो जो मध्य प्रदेश का लगा इलाका है वहीं सबसे ज्यादा सोयाबीन होगा। तो उत्तर प्रदेश में कहा? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एरिया है, उस एरिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। तो जान लीजिए कि बुंदेलखंड के सभी जनपदों, कितने जनपद हैं? 7 जिले हैं बुंदेलखंड में, तो 7 जिलों में, और फिर बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है ना, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसी प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज में अपमिश्रक कौन सा मिलाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आर्गीमोन के बीज, ऑप्शन बी है पपीता के बीज, ऑप्शन सी है जीरा के बीज और ऑप्शन डी है धनिया के बीज। तो किसके बीजों को मिला के सरसों में मिश्रण मिलाया जाता है, मिलावट की जाती है? तो वो है आर्गीमोन के बीज। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गीमोन मैक्सिकाना, मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति क्या है? आर्गीमोन मैक्सिकाना क्या है? ये पोस्ते की एक प्रजाति है जो मैक्सिको में पाई जाती है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। कौन सी बीमारी? मतलब अगर लगातार सरसों के तेल में आर्गीमोन की मिलावट है और आप लगातार उसे यूज कर रहे हैं तो इससे ड्राप्सी नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए है भगत सिंह की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद की और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल की। तो आप बताइए स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? ये है सुभाष चंद्र बोस की। इसको लिखा किसने है? ह्यू टोए महोदय ने लिखा है। किसने लिखा है? ह्यू टोए महोदय ने लिखा है। ये किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, मैं प्रश्नों को बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ और उसके आंसर को इसलिए बार बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, दोबारा ये वीडियो पढ़ना न पड़े। ठीक है ना, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, द स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यू टोए, किसने? ह्यू टोए की एक पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। कौन सी? द स्प्रिंगिंग टाइगर। अब टुवर्ड्स स्ट्रगल एक पुस्तक है। टुवर्ड्स, अगर पूछा जाए कि टुवर्ड्स स्ट्रगल किसकी रचना है तो ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। कौन सी? टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछे कि द इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है तो ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। अब बताइए, एक इंडिया डिवाइडेड बहुत परीक्षाओं, वनडे परीक्षाओं का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा है? इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है ना, अबुल कलाम आजाद की एक पुस्तक है, ये भी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सा? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ना, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न अभी आने बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सोना कोलार, ऑप्शन बी है कोयला झरिया, ऑप्शन सी है लौह अयस्क गुंटूर और ऑप्शन डी है हीरा पन्ना। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, हीरा पन्ना में पाया जाता है, सोना कोलार की खान में पाया जाता है, ठीक है, कोयला झरिया में पाया जाता है, ठीक है, लौह अयस्क गुंटूर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए? गुंटूर जो है, गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जबकि कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए एवं पन्ना हीरा के लिए हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जे के अनुसार और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के अनुसार। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, क्या है, 243 आई के अनुसार किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया जाता है। ठीक है ना, यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत आपको बताना है। ऑप्शन ए है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है तेल रिफाइनरी, ऑप्शन डी है ताप विद्युत संयंत्र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है? H2S है। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। किसकी है? सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस, रंगहीन होती है और सड़े पदार्थों की दुर्गंध वाली गैस है। ठीक है ना। यह जहरीली, संक्षारक एवं ज्वलनशील है। क्या है? यह जहरीली है, संक्षारक है और ज्वलनशील है। तो ये H2S गैस का वर्णन है। ठीक है ना। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ठीक है, इसको SEZ भी कहते हैं कि नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन ए है अप्रैल 2000 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 2001-2 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2002 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 2003 में। तो सेज की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों सेज की शुरुआत सबसे पहले की गई थी ऑप्शन ए अप्रैल 2000 में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, निकासी एवं नियंत्रण में अभिज्ञ कमियों, विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के अभाव, अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने एवं भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। ठीक है ना, तो क्या हो गया? अप्रैल 2000 में भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, ठीक है ना, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या, नगरों में जितने रहने वाले लोग हैं उनमें से महानगरों में कितने लोग रहते थे।
ठीक है। महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 31.16, ऑप्शन बी है 36.48, ऑप्शन सी है 42.61 और ऑप्शन डी है 49.20%। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.61%। ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जितने लोग नगरों में रहते थे उनमें से 42% लोग महानगरों में रहते थे, 42.61%। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 377 मिलियन है। इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वो कितनी है, 377 मिलियन है, जिनमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 महानगरीय परिक्षेत्र में निवास करती है। 160 मिलियन जनसंख्या कितने महानगरीय परिक्षेत्र में, 53 महानगरीय परिक्षेत्र में निवास करती है, जो कुल नगरीय जनसंख्या का 42.61% है। ठीक है ना, जो कुल नगरीय जनसंख्या का 42.61% है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। तो ऑप्शन ए है गैबन, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है अंगोला। तो कौन दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए है गैबन, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया, ऑप्शन डी है अंगोला। आपको इसमें बताना है तो कौन सा होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये होगा बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है। क्या है, स्थल आबद्ध देश। तो पहला तो यही गलत हो गया कि तट पर स्थित नहीं है, तथा यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, तो पहले तो बोत्सवाना स्थल आबद्ध देश है और दूसरा ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में स्थित है। अन्य सभी अर्थात गैबन, लाइबेरिया एवं अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसे जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जो है ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। देखिए सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। ठीक, तो देखिए भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा भी इन्हें कहते हैं, आदि माना जाता है। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका। ऑप्शन ए है विटामिन B12 का, ऑप्शन बी है विटामिन डी का, ऑप्शन सी है विटामिन ए का और ऑप्शन डी है विटामिन सी का। तो बताइए गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए सुनहरा चावल या इसे गोल्डन राइस कहते हैं, ओराइजा सेटाइवा चावल की एक किस्म है। इसमें आयरन, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता होती है। किसकी किसकी, आयरन, जिंक एवं विटामिन ए। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग के लिए किया गया है, किन क्षेत्रों में, जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। तो वहां के लिए इसे बनाया गया है जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में इसको मतलब पहुंचाने, आहार के रूप में प्रयोग करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है ना, तो विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। 19वां प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। आपको बताना है कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है खड़क सिंह, ऑप्शन बी है शेर सिंह, ऑप्शन सी है नौनिहाल सिंह, ऑप्शन डी है दलीप सिंह। तो देखिए सिख साम्राज्य का आखिरी शासक दलीप सिंह थे। ठीक है ना, महाराज दलीप सिंह। तो डी ऑप्शन सही है।
ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने जो है 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। कब? 1843 से 1849 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो चलिए 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है कन्नौज इत्र एवं तेल, ऑप्शन बी है मिर्जापुर कालीन, ऑप्शन सी है मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ऑप्शन डी है आगरा एवं चाकू एवं कैंची। देखिए, कन्नौज इत्र एवं तेल सही है, मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध सही है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, पीतल की नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। आगरा जो है चाकू तथा कैंची के लिए नहीं है। यह किसके लिए है? ये चमड़े के सामानों के लिए है। आगरा किसके लिए है? यह चमड़े के सामानों के लिए है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। हमारे ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल से इन प्रश्नों को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार उसको दोहरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराने के लिए किया है, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक रामबाण टेस्ट सीरीज है। आपने अगर हमारी इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए और उस प्लेलिस्ट में हिंदी का और जीके का सुपर फास्ट रिवीजन हमने कराया है। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, जिससे पूरी परीक्षा में प्रश्नों के गलत होने की संभावना न्यून हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।